Hello everyone. So in this video we will discuss about debentures, debenture trustees and its duties. So let's start. So firstly हम देखेंगे कि debentures होते क्या हैं. What is the meaning of debentures? Debentures is a long-term security yielding a fixed rate of interest issued by a company and secured against assets. कि डेबेंचर क्या होते हैं? एक कंपनी डेबेंचर इशू करती है. ये एक तरीके से क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि जिनसे हम पैसे लेते हैं, और डेब्टर्स यानी कि जो हमें पैसे देते हैं. सो जिनसे हमने लोन लिया है वो हमारे क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर्स. सो डेबेंचर एज अ क्रेडिटर ही वर्क करते हैं एक कंपनी के लिए. सो ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है. हम डेबेंचर जैसे एक कंपनी शेयर इशू करती है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो या फिर इक्विटी शेयर्स हो, ऐसे ही कंपनी डेबेंचर्स भी इशू करती है. फिर डेबेंचर इशू जो करती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं जनरली, कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होंगे और उसमें ज़्यादा ही अमाउंट कंसिस्ट किया जाता है. जैसे ही एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है, सो जो भी उसे सब्सक्राइब करता है या फिर जो भी उसको खरीदता है वो कंपनी को एज ए लोन देता है, जिसे कंपनी को कुछ टाइम के बाद रीपे करना होता है विद इंटरेस्ट. सो ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है जो जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, यील्डिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका एक फिक्स्ड रेट होता है. यानी कि डिबेंचर्स को हमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही होता है. जब हमारा डिबेंचर का कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसी टाइम हम इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड कर लेते हैं. डेबेंचर्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. अब हम उनसे डेब्ट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या है? एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू इशू द लोन. कि लोन को इशू करने के लिए, ताकि जो उसे खरीदे वो एक कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करे, क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत होती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. और वो सारा पैसा मीन्स इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेबेंचर्स होते हैं उन्हें हमें कम कॉस्ट देनी पड़ती है अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को देखें, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट जनरली हाई होता है. उनको जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो हाई होता है हमारे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग. सो द लोन इज इशूड टू कॉर्पोरेट बेस्ड ऑन देयर रेप्यूटेशन एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. कि एक कंपनी को उसके रेप्यूटेशन के बेस पे उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू डिबेंचर्स, और जिसका एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ता है. इट कैन बी सेक्योर्ड, अनसेक्योर्ड, रजिस्टर्ड बियरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल. ये सब क्या है? ये टाइप्स हैं डेबेंचर्स के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो हमने मीनिंग क्या किया? डेबेंचर क्या है? डेबेंचर एक ऐसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे कंपनी इशू करती है एज अ लोन, जिसकी वजह से कंपनी को क्या मिलता है? लोन मिलता है, जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए ही होता है, जिसके बाद कंपनी को सारा अमाउंट रीपे करना होता है, साथ ही क्या इंटरेस्ट भी रीपे करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10%. सो 10 लाख का 10% जितना भी होगा वो इंटरेस्ट रेट पर एनम अगर उन्होंने डिसाइड किया है तो पर एनम उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और 10 साल के बाद रीपेमेंट ऑफ कंप्लीट अमाउंट भी हमें करनी पड़ेगी. सो इससे डिबेंचर होल्डर को क्या फायदा होता है कि डेब्ट भी मिल जाता है, उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है और उनका कंप्लीट अमाउंट भी रीपे होता है. और कंपनी को क्या फायदे होते हैं कि जो प्रेफरेंस को डिविडेंड देना होता है उसकी कॉस्ट से कम कॉस्ट होती है हमारे डिबेंचर्स की. नाउ फीचर्स ऑफ डेबेंचर. कि डेबेंचर्स के फीचर्स क्या होते हैं? एक फीचर तो यही हो जाएगा कि एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये एज अ क्रेडिटर वर्क करता है. फर्स्ट इज कंसिस्ट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. कि जो भी हमारा डेबेंचर्स होते हैं, जब भी हम डेबेंचर इशू करते हैं और वो अलॉट किए जाते हैं, तो उसी टाइम पे उसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया जाता है कि इसे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है. लाइक 6% है, 7% है, 8% है, वो पर एनम दिया जाएगा या क्वार्टरली दिया जाएगा, ये सब हम डिसाइड कर लेते हैं. हैव अ फिक्स्ड पीरियड. कि डिबेंचर्स जो हैं हमारे जनरली फिक्स्ड पीरियड के ही होते हैं, और वो लॉन्ग पीरियड के ही होते हैं. ज़्यादातर डिबेंचर्स को हम लॉन्ग पीरियड के ही लेते हैं, और उसका एक फिक्स्ड पीरियड होता है जिस पीरियड के बाद हमें उन्हें रीपे करना होता है डिबेंचर होल्डर्स को. क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी. कि ये कंपनी के ओनर नहीं होते, ये कंपनी के क्रेडिटर्स की तरह वर्क करते हैं. और जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो मेनली सिक्योर्ड ज़्यादा होते हैं. और अगर आपने रीपेमेंट देखा हो कि जब एक कंपनी लिक्विडेट भी होती है, वाइंड अप करती है, तो सबसे पहले वेजेस के बाद, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद जो पे किया जाता है वो किसे पे किया जाता है? हमारे सिक्योर्ड को, यानी कि हमारे डिबेंचर्स को. उसके बाद कहीं प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर वगैरह की बारी आती है, लेकिन ये क्या है? प्रेफरेंस पाते हैं रीपेमेंट में.
इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको डिविडेंड मिलता है, ये हमने देखा था। लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता है, चाहे कंपनी लॉस सफर कर रही है चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज से डिबेंचर्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने कंपनी को डिबेंचर दिए हैं, उन्होंने लोन दिया है, तो उन्हें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी लोन सफर कर रही हो या फिर उनका प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, जैसा भी है उनको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। जनरली लॉन्ग टर्म के, ज्यादातर ये लॉन्ग टर्म के ही होते हैं, शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स नहीं होते, कम से कम 10 साल, ऐसे 15 साल इनकी जो एज होती है वो लॉन्ग होती है। नो वोटिंग राइट एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एज वी डिस्कस्ड कि ये ओनर नहीं होते, ना ही इनका कोई वोटिंग राइट होता है और ना ही ये पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में। इनकी जो मीटिंग अगर होती भी है तो वो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग में ही इन्हें इन्वाइट किया जाता है। जनरली जो एजीएम है, ईजीएम है, इनमें उनका कोई रोल नहीं होता। वेरियस टाइप्स, डिबेंचर होल्डर्स के बहुत से टाइप्स होते हैं, हम वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर एंड सेकंड इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सो सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? सो नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं सिक्योर्ड डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। यानी कि अगर हम देखें तो कोलेट्रल सिक्योरिटी अगर आपने सुना हो तो उसका मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी को लोन देते हो, अगर आपने किसी को लोन दिया है 10 लाख का, तो आप उससे क्या कुछ सिक्योरिटी मांगते हो कि अगर आपने मेरा लोन रीपे नहीं किया, मुझे 10 लाख रुपए और मेरा इंटरेस्ट वापस नहीं किया, तो आप किस चीज को गिरवी रख रहे हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कोलेट्रल सिक्योरिटी। सो ऐसे ही हमारे डिबेंचर होते हैं कि जब वो कंपनी को लोन देते हैं तो वो सिक्योर्ड, अगर उनको कोई सिक्योरिटी दी जाती है, सच एज कि कंपनी ने किसी बिल्डिंग को दे दिया, कंपनी ने आपसे 10 लाख का लोन लिया है और कंपनी ने 10 लाख की ही बिल्डिंग गिरवी रख दी कि अगर हम आपका इंटरेस्ट और लोन रीपे नहीं कर पाए तो वो बिल्डिंग हम आपके नाम कर देंगे, उसे हम सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी रख रहे हैं। सो अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जब डिबेंचर्स होल्डर को, तो वो हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। लेकिन जब कोई सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती डिबेंचर होल्डर्स को, तो उन डिबेंचर्स होल्डर को हम क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स। देन नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। सो इसका सिंपल है कि जब हम अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं कन्वर्टेबल, और जब हम उन्हें नहीं कर सकते, यानी कि वो हमारे नॉन कन्वर्टेबल हैं, जिन्हें हम किसी भी उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, चाहे वो प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो, जब हम अपने डिबेंचर्स को किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो नॉन कन्वर्टेबल है, और जब हमारे पास स्कोप अलाउ होता है कन्वर्ट करने का तो वो हमारे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड एंड नेक्स्ट अनदर इज बियरर। सो रजिस्टर्ड क्या होता है कि इसमें उस डिबेंचर का नेम मेंशन होता है और जिसका नाम मेंशन होगा उसे ही रीपेमेंट मिलेगी और उसे ही इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल ए ने लोन दिया है कंपनी को, तो अगर ए रजिस्टर्ड है तो उसका नाम रजिस्टर में मेंशन होगा ए, और जब वो उसके बिहाफ पे किसी और को नहीं मिल सकता, उसे ही मिलेगा रीपेमेंट जिसका नाम रजिस्टर में मेंशन है। लेकिन बियरर में क्या होता है कि जो हमारा डिबेंचर, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है, चाहे वो बी के पास हो, सी के पास हो, जब इंटरेस्ट पेमेंट की बारी आती है उस टाइम जो उस हमारे इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रखा है, जिसके पास वो है, उसी को हम इंटरेस्ट पे करेंगे। सो इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि रजिस्टर्ड में ऐसा हम ये नहीं देखते कि फिलहाल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, हम देखते हैं कि रजिस्टर में नाम किसका है और उसे इंटरेस्ट और रीपेमेंट करते हैं। लेकिन बियरर में जिसके पास वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है उसे ही इंटरेस्ट और रीपेमेंट की जाती है। नेक्स्ट इज रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि जो रिडीम किए जा सके, और इरिडीमेबल यानी कि जब वाइंड अप होती है, कंपनी लिक्विडेट होगी तभी उनकी रीपेमेंट होगी, और रिडीमेबल यानी कि 10 साल, 5 साल, 15 साल में वो रिडीम किए जा सकेंगे। नॉर्मली ये रिडीमेबल ही होते हैं, इरिडीमेबल बहुत कम होते हैं जिनको हम वाइंडिंग अप के टाइम ही यूज करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या है हमारे डिबेंचर्स की? दैट आर टैक्स डिडक्टेबल, कि जो हमारे डिबेंचर्स होल्डर्स हैं उन्हें हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। सो वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा टैक्स भी कम हो जाता है। तो ये हमारी कंपनी के लिए एडवांटेज है कि हमें टैक्स कम देना पड़ेगा अगर हम डिबेंचर होल्डर को यूज कर रहे हैं। कॉस्ट इज लोअर देन अदर शेयर्स, की जो इंटरेस्ट रेट होता है हमारे डिबेंचर होल्डर का वो कम होता है जो प्रेफरेंस को हम डिविडेंट देते हैं उनसे, या फिर अदर शेयर से जो हम डिविडेंट देते हैं उनसे इंटरेस्ट की कॉस्ट कम होती है।
एडवांटेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, कि जो हमारे डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादातर इन्फ्लेशन के यानी कि महंगाई के टाइम पे सबसे ज़्यादा एडवांटेज और बेनिफिशियल होते हैं और इनको उस टाइम पे यूज़ करना ही कंसिडर किया जाता है। नो इफेक्ट और चांस ऑफ टेक ओवर, क्योंकि इनका ओनरशिप पे कोई कंट्रोल नहीं होता या फिर ये ओनरशिप नहीं होती, इनको कोई ओनरशिप नहीं मिलती, तो टेक ओवर के चांसेस या बिल्कुल ही 0% चांसेस होते हैं डिबेंचर के टाइम, बिकॉज वो हमारे ओनर नहीं होते, वो क्रेडिटर्स होते हैं। मेंटेन कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हम अपनी कंपनी का अच्छे से कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होंगे उतनी ज़्यादा टेक ओवर के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो अगर हम डिबेंचर रखेंगे तो वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को पाने के लिए। देन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑब्लिगेशन, कि हमारी वो ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, इवन हम लॉस ही सफ़र क्यों ना कर रहे हों। वर्क एज बर्डन, यानी कि जो हमारे डिबेंचर हैं वो हमारे ऊपर एक तरीके से बर्डन हो जाते हैं, क्योंकि उनका रीपेमेंट नेसेसरी होता है, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। टू मच डिपेंडेंट कोज फाइनेंशियल रिस्क। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी क्या होते हैं? पहले हम डिस्कस करते हैं एक ट्रस्ट डीड के बारे में। देयर इज अ डीड बिटवीन डिबेंचर एंड कंपनी दैट इज नोन एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड, यानी कि डिबेंचर हमारे डिबेंचर्स होल्डर, ट्रस्ट यानी कि बिलीफ और डीड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्पेसिफाई द इंटरेस्ट रेट एंड डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट, कि जो हमारी डिबेंचर ट्रस्ट डीड है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में, जो डिबेंचर होल्डर को ये ट्रस्ट देती है कि कंपनी उसे रीपे करेगी। वो एक डीड है जो दोनों साइन करते हैं ताकि डिबेंचर जो है वो किसी रिस्क में ना रहे। उसमें क्या क्या मेंशन होता है? इंटरेस्ट रेट, टोटल अमाउंट ऑफ रीपेमेंट, ये सब उसमें मेंशन किया जाता है। वो क्या होती है? हमारी डिबेंचर ट्रस्ट डीड। और हमारे डिबेंचर ट्रस्टी क्या होते हैं? डिबेंचर ट्रस्टी आर अपॉइंटेड बाय डिबेंचर होल्डर, कि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं वो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं फॉर सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट इन द कंपनी, उनके इंटरेस्ट को सेफ रखने के लिए कंपनी में, ताकि कंपनी कोई ऐसे डिसीजन, कोई ऐसा एक्शन ना ले जो उनके लिए बेनिफिशियल ना हो या जो उनके अगेंस्ट हो। डिबेंचर ट्रस्टी विल वर्क फॉर दी डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट, यानी कि डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या होता है? डिबेंचर होल्डर, कुछ डिबेंचर होल्डर ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रख पाते कंपनी के साथ, उन्हें कोई और काम होता है या फिर वो अब्रोड में होते हैं, सो वो क्या करते हैं? अपना एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं जो किस चीज का काम करेगा? उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने का। अब डिबेंचर ट्रस्टी कौन कौन बन सकता है? हु कैन बी अ डिबेंचर ट्रस्टी? एनी ऑफ द फॉलोइंग हु इज रजिस्टर्ड विद सेबी, कि ये नेसेसरी है कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ हम रजिस्टर्ड हों, सेबी के साथ हम रजिस्टर्ड हों, अगर हमें डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होना है डिबेंचर होल्डर से। तो वो कौन कौन हो सकते हैं? एक शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं? जो आरबीआई के अंडर आते हैं, आरबीआई के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं और उन्हें डेट अपनी वीकली रिपोर्ट आरबीआई को सर्व करनी होती है। शेड्यूल्ड बैंक में हमारे प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ये सब आते हैं। सो शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं सच एज एलआईसी, और बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि जो भी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं वो क्या कर सकती हैं? डिबेंचर होल्डर का, डिबेंचर ट्रस्टी का वर्क कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना नेसेसरी है। अब डिबेंचर ट्रस्टी की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज उन्हें परफॉर्म करनी होती हैं? सो वो किसके बिहाफ पे करते हैं? डिबेंचर होल्डर के। तो जो भी उनकी ड्यूटीज होंगी वो किसके इंटरेस्ट के लिए होंगी? डिबेंचर होल्डर के। फर्स्ट इज डिबेंचर ट्रस्टी रिक्वेस्ट पीरियोडिक रिपोर्ट फ्रॉम द कंपनी, कि डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी से उनकी पीरियोडिक रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, कि जैसे 6 मंथ में वो रिक्वेस्ट कर ले, एनुअली कर ले या मंथली कर ले, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। तो वो क्या है? एक पीरियोडिक रिपोर्ट मींस एक पीरियड के बाद वो रिपोर्ट के बारे में मांग सकता है कि भाई आपकी, वो देखे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है, कि वो कितने सोलवेंट हैं उनको पे करने के लिए, रीपेमेंट के लिए डिबेंचर्स को। तो वो क्या कर सकता है? पीरियोडिक रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। एनफोर्सिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर की इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर यानी कि डिबेंचर की सिक्योरिटी, उसके इंटरेस्ट की सिक्योरिटी के लिए काम करने की उसकी ड्यूटी है, उसे काम करना पड़ेगा। टेक पोजेशन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ द ट्रस्ट डीड, यानी कि जो हमने डिस्कस किया था डिबेंचर ट्रस्ट डीड, उसमें जो हमने सिक्योर्ड डिबेंचर नहीं बोले थे, जिसमें प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देता है कंपनी,
सो कंपनी ने जो भी सिक्योरिटी दी है उसकी पोजेशन किसके पास रहेगी, डिबेंचर ट्रस्टी के पास, क्योंकि वो सिक्योरिटी तब तक उसकी पोजेशन में रहेगी जब तक कंप्लीट रीपेमेंट नहीं होता। जैसे ही रीपेमेंट कर दी जाएगी वो पोजेशन कंपनी के पास चली जाएगी। पोजेशन यानी कि ओनरशिप एक तरीके से। सो ये इसकी ड्यूटी है डिबेंचर ट्रस्टी की कि जो भी ट्रस्ट डीड है उसके रूल को फॉलो करते हुए वो पोजेशन ले उस सिक्योरिटी की। टेक एक्शन अगेंस्ट कंपनी इन डिफॉल्ट फॉर रीपेमेंट एंड प्रॉपर। अगर कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट प्रॉपरली नहीं कर रही है या फिर रीपेमेंट के टाइम पे कुछ गड़बड़ कर रही है तो उस टाइम पे एक्शन लेने की ड्यूटी किसकी बनती है, डिबेंचर ट्रस्टी की। क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी फ्री में काम नहीं करते हैं, वो अपनी कमीशंस लेते हैं, वो उनका कोई ना कोई मीन्स वो उनको भी कमीशन प्रोवाइड की जाती है। सो उनका वर्क होता है कि वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करें। टू एंश्योर देयर इज नो ब्रीच इन टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, कि इश्यू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशंस थी उनको अब कोई ब्रीच ना हो, उनमें अब कोई भी उन्हें कोई तोड़े ना। मीन्स जो रूल्स थे, जो कंडीशंस मेंशन थी वो फॉलो की जाए, ये एंश्योर करना भी ड्यूटी बनती है डिबेंचर ट्रस्टी की। टू टेक रिक्वायर्ड स्टेप टू मीट होल्डर्स ऑब्लिगेशंस इन द केस ऑफ ब्रीच, यानी कि डिबेंचर होल्डर की ऑब्लिगेशंस अगर ऐसा टाइम आ जाता है कि ब्रीच हो रहा है यानी कि फिनिश कर रहे हैं हम अपने जो भी ट्रस्ट डीड है उसे, तो जो भी रिक्वायर्ड स्टेप हैं वो उसे लेने चाहिए। टू एंश्योर डिबेंचर आर कन्वर्टेड एंड रिडीम्ड एज पर द टर्म ऑफ द ऑफर, यानी कि अगर हमारे कन्वर्ट कर रहे हैं हम डिबेंचर्स को शेयर में या फिर रिडीम का टाइम आ गया है, रीपेमेंट का टाइम आ गया है, तो ये एंश्योर करना कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। टू रिजोल्व डिस्प्यूट, यानी कि कोई भी कन्फ्लिक्ट वगैरह है डिबेंचर होल्डर्स या कंपनी के बीच तो उसे सॉल्व करना भी एक ड्यूटी बनता है डिबेंचर ट्रस्टी की। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। टू कन्वेन ए मीटिंग बिटवीन इशूइंग कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और इशूइंग कंपनी के बीच में मीटिंग बुलाने का भी काम, ड्यूटी जो डिसाइड करना कि कब मीटिंग होगी, उसका वेन्यू क्या होगा, टाइमिंग भी डिसाइड करनी भी ड्यूटी बनती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।